यस स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके बोर्ड के एग्जाम में दो पार्ट आएंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट बी आएगा उसमें यानी आपकी जो थर्ड बुक है वो ये है, जिसमें रेशियो एनालिसिस हो चुका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव और कॉमन सा स्टेटमेंट आता है। उसमें सबसे पहले मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब भी आप पढ़ेंगे आपका मेन फोकस जो है वो किस पर होना चाहिए? कैश पर। आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? कैश पर। अब मैंने यहाँ पैसे रखे ना, कुछ बच्चे तो गिन रहे होंगे कौन कितना अमाउंट क्या है, तो इसका मतलब उनका मेन फोकस किसके ऊपर है? कैश के ऊपर है। अब है क्या चीज ये कैश फ्लो स्टेटमेंट? जब एक फर्म ने, जब एक कंपनी ने अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, सब कुछ हो गया, बैलेंस शीट बना ली, सब कुछ हो गया, बट कभी क्या नॉर्मली क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो तो प्रॉफिट दिखा रहा है बहुत कम, लेकिन जब आप कैश लिखने जाओ, काउंट करने जा रहे हो, कैश है बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है तो कुछ ऐसे, या स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ ए कंपनी, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिए, बट स्टिल उनकी वजह से कैश का आउटफ्लो कभी हुआ ही नहीं, तो उन चीजों को कंपनी वापस एड बैक करने वाली है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें कैश फ्लो से रिलेटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अप्लाई होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी जो है आपकी वो आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड लास्ट वन आपकी जो आती है वो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या? किसी बच्चे के माइंड में तो डाउट आता है ना, ये AS3 का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मतलब हमारा जो लॉ बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये बोलता है कि यार जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जाओगे आपको ये 3 एक्टिविटीज बनानी है, और तीनों को बनाने का तरीका क्या होगा वो सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके सिलेबस के अंदर इनडायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड क्यों है, क्या है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड, ठीक। 3 चीजें, एक ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब बच्चों को समझना क्या है, एक्चुअली मैंने ये कॉइन्स किस लिए कैलकुलेट की, मतलब रखे थे, वो समझाना है मुझे। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास ये? हाँ, वैसे मैं बच्चों को अपनी क्लासेस में तो ये बोलती हूँ कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है कंपनी, यानी जब कैश गिनती है, ये तो कॉइन्स है ना, जब नोट गिनती है ना, और अगर गर्मियों के दिनों तो AC ऑन करके गिनती है, कमरा बंद, फैन ऑफ, नहीं तो नोट उड़ेंगे। ये ऐसे ही बोलने के लिए बोलती हूँ, मतलब समझाने के लिए। इट मीन्स जब एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बुक्स में जो आ रहा है वो बहुत कम होता है, जबकि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जो होती है वो ज्यादा होती है। अब हमने करना क्या है? ये कैश इकट्ठा हुआ है, आपको जब 3 एक्टिविटीज बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है यार इस सारे कैश में से जो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग में डाल दो, जो कैश फाइनेंसिंग से रिलेटेड है फाइनेंसिंग में, जो कैश इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है इन्वेस्टिंग में। तो जैसे हम वो कार्ड्स खेलते हैं तो बांटते हैं ना, ऐसे से बांटते हैं, तो हमने करना यही है कि आपके पास इतना सारा कैश है, कैश को आपने 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। कैसे? ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा कमाया वो ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग से जो है इन्वेस्टिंग में, और जो फाइनेंसिंग से है वो फाइनेंसिंग में। अब सपोज कुछ बच्चों को नहीं मालूम है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है जो आप बिजनेस करते हैं, जिस चीज का आपका काम धंधा है, बिजनेस है, उससे जो आप पैसा कमा रहे हो वो तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात की जाए तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को बेचना और खरीदना, ये आएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, अगर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर रही है आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। तो आपका मेन फोकस कैश पर रहना चाहिए कि कैश आ रहा है, इनफ्लो है, या कैश का आउटफ्लो है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको समझनी चाहिए वो क्या, जो डाउट लेती हैं बच्चों को, क्या? वैसे तो आपका कंपनी अकाउंट्स का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, बट स्टिल एक बच्चों के कॉन्सेप्ट्स, मतलब कोई डर ना लगे, बच्चों को ये टॉपिक पढ़ते हुए समझ में आ जाए, उसके लिए क्या देखें।
जब हमने 11th में भी बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया, तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर थे, लाइक डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अगर मान लो आप 100 वाली चीज किसी को 98 में सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आप 2 रुपीज उसको पे कर रहे हो। देर इज नो आउटफ्लो ऑफ ₹2 इन दैट सिचुएशन, बट स्टिल फर्म और कंपनी उसको एक खर्चा लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाती है। उसके बाद एक टर्म आती है डिस्काउंट अलाउड हो गया, सॉरी। एक टर्म है डेप्रीसिएशन। अगर हम बात कर रहे हैं डेप्रीसिएशन की, अगर मान लो किसी की कोई एसेट है वो घिस गई है, डेप्रीशिएट हो गई है, कार चला रहे हो, कार का टायर घिस गया, तो क्या आप सड़क को पैसे बांटते हुए चल रहे हो? क्या नहीं ना, आउटफ्लो ऑफ कैश तो है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन फिर भी कंपनी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस पे चलती है या सारे खर्चे दिखाती है उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय, तो डेप्रीसिएशन भी दिखा दिया। फिर एक आ रहा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? कंपनी को लग रहा है यार कि कुछ डेटर्स हैं, मेरे पैसे हो सकता है मार लेंगे, तो उससे बचने के लिए पहले से इंतजाम कर रहे हैं। बट आप इस केस में क्या किसी को पैसे दे रहे हो? नहीं। आपने जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? कैश के ऊपर। इज देयर एनी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश? अब हम जब ऑपरेटिंग जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। डेप्रिसिएशन, नो आउटफ्लो ऑफ कैश। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नो आउटफ्लो ऑफ कैश। बट स्टिल फर्म ने ये सारे खर्चे, ये लॉसेस जो है P&L की डेबिट में दिखाए, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप सच में जानना चाहते हो यार ऑन बुक्स तो प्रॉफिट ये आ रहा था, लेकिन असली में जब नोट गिनने जा रहे हैं वो तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या बना रहे हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट यू रियली वांट टू नो कि एग्जैक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कितना कलेक्ट हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना हुआ, फाइनेंसिंग से कितना हुआ। तो ये हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। फर्स्ट जो आपकी एक्टिविटी आ रही है वो आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब फॉर्मेट कैसे बनाना है? आप स्केल यूज करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आई थिंक ये 1 मार्क में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अप्लाई होता है। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जब बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा 6 या 8 मार्क्स का, तो आपको तीनों एक्टिविटीज बनाने के लिए, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ऑपरेटिंग 3 एक्टिविटीज है, तीनों सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बनेगा कैसे? फर्स्ट जो पॉइंट इसका स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ऐसा क्यों? ये फॉर्मेट है, टेंशन कोई नहीं लेगा, एंजॉय दिस टॉपिक, बिल्कुल सिंपल आसान टॉपिक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यहां पर जितना प्रॉफिट होगा वो लिखा जाएगा। अभी मैं स्टिल एक फॉर्मेट बता रही हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी आइटम्स जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर दी, माइनस कर दी, बट स्टिल उनका कैश के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं था, तो आप उसे वापस ऐड बैक करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें प्लस करेंगे क्या? डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन फर्म ने, कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय उसकी डेबिट साइड में तो दिखा दिया, लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, कैश का कोई भी आउटफ्लो इसमें नहीं हुआ, तो आप इसको वापस क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। उसी के बाद एक टॉपिक आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर ये भी गिवन है ये भी वापस ऐड कर देना। बट बिकॉज इन सिचुएशन ऑफ प्रोविजन आपने किसी को भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं किया है। उसके बाद एक टर्म आती है आपके पास डिस्काउंट अलाउड। इसका मतलब अगर आपने कोई 100 वाली चीज मुझे 90 रुपए में बेच दी, तो आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश 90 हुआ, बट आपने 10 रुपीज का आउटफ्लो भी तो नहीं किया। लेकिन फर्म ने प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अपनाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय उसको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लिखा होगा, बट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप उसे वापस क्या कर देने वाले हो? ऐड कर दोगे, क्योंकि आपका मेन फोकस किसके ऊपर है? कैश के ऊपर। उसके बाद एक और टर्म जिसमें जो बच्चे, जो मुझे लगता है स्पेसिफिकली मेंशन कर देनी चाहिए, पहले तो एक और आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर मान लो कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट को बेचा और उसके ऊपर लॉस हो गया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में था, लेकिन यहां पर भी तो आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ, इसलिए वापस क्या कर देने वाले हो? ऐड। एक जो बच्चों को हमेशा इंपॉर्टेंट सीखना चाहिए वो क्या? इंटरेस्ट पेड।
इंटरेस्ट पेड, या तो ये तो क्लियरली लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, तो पेड वर्ड जब लिखा गया है इसका मतलब इंटरेस्ट पेड वर्ड इज मेंशन, इट मींस आउटफ्लो ऑफ कैश तो है। तो मैं ये तो नहीं एक्सक्यूज दे सकती या कारण दे सकती कि अब आप इसको क्यों ऐड कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ कैश या नॉन कैश आइटम है। नो, इसे वापस ऐड करने का कारण ये है कि जब एक फर्म डिबेंचर्स के ऊपर या लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट पे करते हुए आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, यस एग्री, बट वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो जब हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिखा तो प्रॉफिट कम इसलिए आया क्योंकि हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, बिकॉज इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस ऑफ कोर्स कैश का आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट को पे करने की एग्जैक्ट जगह जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां पर माइनस करेंगे, यहां पर माइनस नहीं करना, इसलिए वापस क्या कर दोगे, ऐड। एक और चीज जो बच्चों को हमेशा समझ लेनी चाहिए वो क्या, एक और आइटम आती है इसके अंदर, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल रिटर्न ऑफ? सपोज आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें कैसे न्यूमेरिकल होगा, जैसे आपके पास यहां लिखा हुआ है 2018 और यहां लिखा है 2019 के बैलेंस शीट के बैलेंसेस गिवन होंगे, ठीक। अगर गुडविल 2018 में 30,000 थी और अब वो 20,000 हो गई तो कम हो रही है, यानी राइट ऑफ हो रही है। बट गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट, गुडविल तो दिखाई ही नहीं देती है। तो अगर गुडविल की वैल्यू 10,000 रुपए से कम हो रही है, आप पैसे थोड़े ना दे रहे हो किसी को, आउटफ्लो तो है ही नहीं, तो इसलिए आप लॉस हो गया, तो इसको आप वापस क्या करोगे, ऐड, क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ P&L में डेबिट कर दिया जाता है। उसके बाद एक और आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, जैसे आपने शेयर और डिबेंचर्स का टॉपिक किया, अगर एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है और लॉस हो जाता है तो ये रूल होता है कि लॉस को सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं। बट इन केस ऑफ लॉस यू आर नॉट एनी कैश फ्लो इज देयर, तो इसे आप वापस क्या कर देने वाले हो, ऐड। अब एक रट्टा भी सुन लो, कोई भी टर्म आपको ऐसे दिख जाए जिसके आगे लिखा हो रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, वो 100% एड बैक होगा। लेकिन मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, आप पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक। एक तो हो गया ये, और एक और गुडविल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज, अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इट मींस गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है 10,000, बट आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है लेकिन लॉस है, इसलिए कंपनी ने इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया होगा, तो आप वापस यह करने वाले हो ऐड, क्योंकि यहाँ पर कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान लो गुडविल पहले 30,000 थी और अब यहाँ 50,000 हो जाती है, तो गुडविल 20,000 से इंक्रीज हो रही है, तो गुडविल को आप ऑपरेटिंग में नहीं दिखाएंगे, यू हैव टू शो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और वो भी माइनस। वाई माइनस? क्योंकि आप गुडविल खरीद रहे हो, 20,000 से गुडविल बढ़ रही है तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको माइनस करना, यहां पर नहीं। तो गुडविल, ये कुछ गुडविल और इंटरेस्ट पेड, इनके लिए दोनों के लिए ज्यादा आपको केयरफुल रहना चाहिए। और एक आइटम और है जिसे हमने लेस करना है, और वो है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर किसी फर्म को गेन हो जाता है किसी लैंड को बेचते हुए, ऑफ कोर्स इनफ्लो हुआ है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में गेन होगा, बट उसको शो करने की सही जगह जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना चाहिए, इसलिए यहां से आप वापस इसे क्या कर देने वाले हो, माइनस कर देने वाले हो, ठीक। ये सब एक्टिविटीज करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आए, जो कैश का फ्लो होगा, उसे हम बोलेंगे कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब हम जब पढ़ेंगे उसमें हमने क्या सीखना है, क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, ये कॉन्टिन्यूस इसमें चलेगा। मेरे पास जगह नहीं था, मेरी नेक्स्ट शीट पर आ गई। ऐड क्या करने वाले हो आप और लेस क्या करने वाले हो आप। मैंने जब इसको सीखा है तो मैंने सिर्फ डेटर से सीखा है। 2018 और 2019 में अगर बैलेंस, पहले आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आप ईयर भी चेक कर लेना, कभी कभी रिवर्स लिखा होता है, 19 यहाँ लिखा होगा, 18 यहाँ लिखा होगा, तो आप ऐसे जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान में रखना। सपोज, चलो मैं ऐसे ही करती हूँ, सपोज आपके पास डेटर्स हैं, 2018 में आपके पास डेटर्स जो थे वो 50,000 थे, और अब डेटर जो है वो 30,000 हो गए, कम हो रहे हैं, करंट एसेट कम हो रही है। सपोज आपके कोई देनदार थे, पहले वो 50,000 के थे, अब 30 के रह गए, इसका मतलब उन्होंने 20,000 रुपए आपको दे दिए होंगे, तो फोकस किस पर रखना है अपने, कैश पर, तो कैश आ रहा है ना,
तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो आपने क्या करना है, ऐड। और अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देना है, लेस। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी देखें। सपोज पहले आपके डेटर 50,000 थे, अब आपके डेटर्स 80,000 हो गए। पहले आपके डेटर्स यानी पहले आपने किसी को उधार में जो माल बेचा था वो 50 का बेचा था, बढ़कर 80 हो गया। तो कुछ बच्चों ने कल मुझसे पूछा कि इसमें कैश का क्या इफेक्ट हो रहा है। आपने माल जिसको बेचा, ठीक है, आपका माल कैश तो फंस गया ना, तो एक नेगेटिविटी वो है, एक माइनस है। तो अगर करंट एसेट बढ़ रही है तो आप उसको क्या करने वाले हो, माइनस। स्टॉक को लेकर चल सकते हैं। सपोज स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक पहले 50,000 था, अब 80, यानी माल बिक नहीं रहा, पैसा फंस रहा है, दुकान में माल पड़ा हुआ है, बिका ही नहीं, तो यानी कैश ब्लॉक हो रहा है, तो उसे आप क्या करेंगे, माइनस। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो आपने क्या कर देना है, उसे माइनस। और करंट एसेट डिक्रीज होंगी तो ऐड कर देना, क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश को बर्थ दे रहा है वो। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की, जैसे कि क्रेडिटर्स। सपोज पहले आपके जो क्रेडिटर थे वो 50,000 थे, अब क्रेडिटर 30,000 हो गए, तो आपने तो पेमेंट कर दी होगी इसको, क्योंकि पहले आपके जो लेनदार थे वो 50,000 रुपए के थे, अब 30 के हो गए। तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स आउटफ्लो हो रहा होगा ना, आप पैसे दे रहे हो, तो पैसे दे रहे हो तो माइनस, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर आपकी डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हैं, उन्हें भी आप क्या करने वाले हो, माइनस। और अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो आप उसे क्या करने वाले हो, ऐड। नहीं समझ में आता फिर देखते हैं। सपोज करंट लाइबिलिटी हम क्रेडिटर्स ही ले लेते हैं। पहले क्रेडिटर आपके 30 थे, अब क्रेडिटर 40 हो गए। तो आपने जिससे उधार में माल खरीदा, पहले वो 30 था, अब 40,000 हो गया, तो आपकी शॉप के अंदर माल तो आ गया ना 10,000 का एक्स्ट्रा। तो हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी से तो चलते हैं, तो 10 तो बेचोगे भी उसको। आपने जो माल उधार में खरीद के लाए, कभी ना कभी तो उसको बेचोगे भी, तो उतनी वैल्यू का माल तो पड़ा है ना आपके पास। तो अगर करंट लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो आप क्या कर देने वाले हो, उसको ऐड। ये सब ट्रीटमेंट दे दोगे तो आपके पास क्या टॉपिक आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करवाती हूँ, बहुत सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, यहाँ एक वर्ड लिखा है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुकी है 5,000 से, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और ब्रैकेट में है लैंड, और यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ट्रेड रिसीवेबल। आप ऊपर ईयर चेक करें, देखो अब यहाँ 2018 यहाँ है, 19 यहाँ है, तो आप ऐसे चलोगे 18 से 19 की तरफ, 19 से 18 की तरफ नहीं, क्वेश्चन पूरा रिवर्स हो जाएगा फिर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर करंट एसेट्स होती हैं, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस पेएबल आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। अब क्वेश्चन को समझना पहले कैसे है वो देखो। पहले मुझे एक छोटी सी चीज बतानी है, और वो क्या, यहां बता देते हैं। यहां पर वो बोल रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख रुपए का। तो जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो इस साइड में आता है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी होती है, बैलेंसिंग फिगर इस साइड आती है। प्रॉफिट कब आता है, जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी और बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, प्रॉफिट। लेकिन ये 5 लाख का प्रॉफिट तब आया जब यहां से 5,000 की गुडविल भी माइनस हो चुकी है, जब यहां से 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुका है, जब यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है वो भी माइनस हो चुका है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया वो माइनस हो चुका है, गेन हुआ था किसी एसेट को बेचने पर वो यहां पर ऐड हुआ होगा। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहां बोल रहा है कि 5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, आपने एक फॉर्मेट बनाया, ये 2 कॉलम बनाने चाहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा ये 2 क्यों बन रहे होते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ जो टर्म लिखनी है वो आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये जो एक्टिविटी बन रही है उसका नाम यहां आना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग ही चल रहा है इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ रहा है 5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट का नाम क्या होगा, ये मैं प्रॉपर वे सिखा रही हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है। ये यहाँ एक टर्म लिखी जाती है आपके पास
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अभी बड़ा गंदा गंदा हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं थोड़ा अच्छा साफ साफ। ये मेन मुझे ये बताना था कि क्या चीजें माइनस और क्या ऐड करोगे। अब थोड़ा अच्छे से काम, और वो अच्छे से काम ये ऐसे यहाँ आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं बिल्कुल सही मेथड बता रही हूँ, ऐसे करने से ही अच्छा रहता है। थोड़ा सा गैप दें, फिर आप यहां लिख देते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। फिर उसके बाद आप यहां एक टर्म लिख दें ऐड, और एक टर्म लिख दें यहां लेस। ठीक, अब जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा इसमें 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यहां सबसे पहले जो टर्म लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 5 लाख। अब इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ थी, गुडविल रिटर्न ऑफ के केस में आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है, तो आप यहां पर गुडविल वापस क्या कर देने वाले हो, ऐड। इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू 5,000 रुपए थी, ये आपने 5,000 ऐड कर दिया। डेप्रीसिएशन 50,000 रुपए है, वो भी वापस आप क्या कर दोगे, ऐड, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस हो चुकी थी। लेकिन गुडविल और डेप्रीसिएशन ये नॉन कैश आइटम के अंदर आ रही है, यानी कैश का आउटफ्लो इसके अंदर नहीं हुआ। उसके बाद एक आ रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को बेचा, लॉस हुआ, लॉस के केस में भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है, फोकस कैश पर। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अरे यार मेरे को लाइट 4 ये आपने प्रोविजन रख लिया, गई तो नहीं ना। अगर मान लो आपने यहाँ पे कुछ पैसे यहाँ पर इकट्ठे करके रख लिए 10,000 रुपए, लेकिन उस पर्पज के लिए यूज हुए ही नहीं, तो आउटफ्लो तो हुआ नहीं ना कैश, तो आप वापस क्या करोगे, ऐड। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, वो ऐड था, उसे आप क्या करने वाले हो, माइनस। जितनी भी आइटम माइनस की होंगी उसे आप ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक, अब उसके बाद आपकी आ रही है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो थे, जो मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे ऐसे 2018 से 19 की तरफ। ट्रेड रिसीवेबल पहले 52 थे, अब 78 हो गए हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, यानी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप इसे क्या कर दोगे, माइनस। अगर याद नहीं हो रहा, वैसे तो मैं रट्टे की फेवर में नहीं हूं, बट फिर भी नॉर्मली लगता है कि करंट एसेट्स का बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ रिवर्स चलेगा। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो आप उसे क्या कर देने वाले हो, माइनस। तो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, दोनों कंबाइंड होते हैं। तो 52 से 78 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप इन्हें क्या करोगे, माइनस। कितने रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं, 52 और 78 का दोनों का जो भी डिफरेंस आ रहा है 11,000 कितना आएगा, एक मैं भी वही कैलकुलेट कर लूं, 78 माइनस 6 26, तो 26 को आप क्या कर देने वाले हो, ऐड। ऐड क्यों, माइनस करोगे। तो अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो आप क्या करोगे, माइनस। तो 26,000 को आप यहां से क्या कर देने वाले हो, माइनस। उसके बाद आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। पहले प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होती है, करंट एसेट 2,000 से इंक्रीज होकर 3,000 हो गई, बढ़ रही है, तो आप 1,000 को क्या करने वाले हो, माइनस, क्योंकि करंट एसेट इंक्रीज हो रही है। उसके बाद है ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटीज होती हैं। करंट लाइबिलिटी 40 से 51 इंक्रीज हो रही है 11,000 से, तो आप इसे क्या करोगे, ऐड। इसे आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और लास्ट आपकी आइटम है एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल का मतलब लाइबिलिटी 34 से 20 हो गई, कम हो गई, यानी 14,000 रुपए आपने दे दिए होंगे, तो दे दिए तो पैसे गए तो क्या करोगे, माइनस। बस खत्म हो गया। इसमें जो आइटम प्लस हो रही है प्लस, जो हो रही है माइनस। जब हम ये वाला, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, जब आप ये कॉलम बनाते हो, जब पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो इसमें सिर्फ 3 आंसर आएंगे। कैश फ्लो इसका आंसर आएगा अभी यहाँ, जैसे इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है
मैंने बुक में ही देख लिया क्योंकि इतना बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर। 5,47,500 इसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही आंसर आएंगे इस कॉलम में जब बड़ा क्वेश्चन होगा। ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अभी ये सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट उसमें एक ऑपरेटिंग के 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करें। हैप्पी लोहड़ी। तो आपके पास ठंड बहुत है, कुछ एनिमल डॉग हो तो उनको खाना वाना खिलाएं। थैंक यू सो मच।